चलो यार, डीएसए कोर्स में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सीखते हैं रिकर्सन। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जा करके भाई देखिए क्या कर रहे हो आप भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस इसके अंदर डाल चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं रिकर्सन। रिकर्सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकर्सन बहुत सारी एल्गोरिदम्स में यूज़ होता है एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिकर्सन आप यूज़ करते हो, हम यूज़ करते हैं। इवन जब आप इंटरव्यूज़ में जाओगे तो वहाँ भी आपसे रिकर्सन पूछा जाएगा एंड मेक श्योर कि आपको रिकर्शन आता हो अच्छे से। रिकर्शन का कहाँ कहाँ यूज़ है अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बहुत सारे एल्गोरिदम में यूज़ होगा। चलो यार, तो हम लोग रिकर्शन समझते हैं। रिकर्शन को समझने के लिए आपको बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसकी, फंक्शन कॉलिंग की। यस, आई एम सेइंग राइट। अगर आपको फंक्शन कॉलिंग अच्छे समझ में आता है तो आप रिकर्सन अच्छे से समझ जाओगे। और फंक्शन कॉल अगर आपको समझ में आता है तो आपको रिकर्शन समझने में कह सकते हो 1% भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग ही एक तरीके की रिकर्शन है। तो फंक्शन कॉलिंग सबसे पहले समझ लेते हैं। यस, आई एम गोइंग टू टीच यू। हम आपको समझाने जा रहे हैं कि फंक्शन कॉलिंग क्या होता है और कैसे होता है। उसको थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे एंड कोड को डिबग करके हम फंक्शन कॉलिंग को समझेंगे और आपको समझाएंगे जिससे आप एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ समझो। सो मैं आपको लाता हूँ यहाँ पे कोड में एंड दिस इज़ अ मेन प्रोग्राम। एक हमारे पास मेन क्लास बना ली है मैंने अपने रिकर्शन पैकेज के अंदर, मेन क्लास बना ली और मेन क्लास के अंदर हमने यहाँ पे एक मेन मेथड बना लिया। अब इस मेथड के अंदर हम कोई कोड लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे मैं लिख दिया system.println प्रोग्राम स्टार्टेड। हमने यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्टेड प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं रन करता हूँ इस क्लास को तो आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्टेड। दैट मीन्स जावा के रूल है कि आपके पास जितने भी फंक्शन होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने फंक्शन बनाते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेन। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर क्लास के अंदर मेन फंक्शन है या मेन मेथड है, उसका सिंटेक्स भाई अलग है। तो अगर आपके पास मेन मेथड है तो आपका मेन मेथड ही एग्जीक्यूट होगा। दैट इज एक्चुअली दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपका प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब एक मेथड एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन का नाम हो सकता है, रिटर्न टाइप हो सकता है, अलग अलग मॉडिफायर्स हो सकते हैं, मतलब अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफायर यहाँ पे आप लिख सकते हो। फंक्शन कुछ पैरामीटर्स भी ले सकता है, मतलब कोई वैल्यू आप यहाँ पास कर सकते हो, वो वैल्यू आपके इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। मतलब वो वैल्यू आप यहाँ पास करोगे, यहाँ जो वेरिएबल लिखोगे इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी। देन उस वैल्यू का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक बार वैल्यू यूज़ हो गई देन फंक्शन यहाँ से रिटर्न भी कर सकता है स्टेटमेंट को, या बेसिकली वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। एंड जो वैल्यू रिटर्न हो रही है टोटली डिपेंड करेगा आपका रिटर्न टाइप क्या है। तो ये होगा फंक्शन। अभी कॉल कैसे होता है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक और स्टैटिक प्रिंट या स्टैटिक वॉइड प्रिंट डेटा नामक फंक्शन है जो एक इंटीजर n ले रहा है और इस n को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स प्रिंट डेटा n को प्रिंट कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो आपकी, फंक्शन को कहाँ पे कॉल करोगे आप भाई। फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हो, लेकिन जब प्रोग्राम आपका मेन एग्जीक्यूट हो रहा है सबसे पहले यही स्टार्ट हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर इसे चलाना है तो इसके अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इस मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट डेटा एंड सपोज हमने 5 दे दिया, 5 हमने कॉल कर लिया। अब क्या होगा, जब हम रन करेंगे तो कहानी ये है कि सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्टेड आया, देन 5 स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है। आप कहानी को समझिएगा भाई। सबसे पहले प्रिंट एग्जीक्यूट एक्चुअली यही चला है, सबसे फर्स्ट थिंग यही हुआ है। दैट मीन्स यही सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है। जब ये चला उसके बाद ये चला, क्योंकि यहाँ से ये कॉल हुआ है। बात को समझा आपने, बात को समझा। बात ये कह रही है कि सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ है, ग्रीन लाइन से स्टार्ट हुआ है। दिस इज योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपका प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट हुआ है। एक बार आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो इसकी लाइनें पहले चली, दैट मीन्स ये चला फिर ये चला, लेकिन दिस इज अ फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल है तो सिर्फ एक्चुअली ऑब्वियसली बात है ये एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन यहाँ पे जहाँ पे भी होगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, दैट मीन्स यहाँ से आपका कंट्रोल जाएगा उस फंक्शन पे जहाँ पे आपने इस फंक्शन को बना रखा है एंड इस फंक्शन की लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद जो एक्चुअली ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बात को समझिएगा। उसके बाद बची हुई लाइन को बची हुई लाइन को बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा जब फंक्शन कॉल हो जाएगा। सिंपल सा मतलब है। इस कहानी को ऐसे समझो कि सबसे पहले जावा है, ये जावा ने मेन मेथड को उठाया एंड मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने की उसने कोशिश की या बेसिकली एग्जीक्यूट किया एंड मेन मेथड के स्टेटमेंट्स को एक एक करके एग्जीक्यूट करने लगा। अब जैसे ही उसको दूसरा फंक्शन कॉल मिला तो जावा ने कहा भाई होल्ड ऑन, उसने मेन मेथड को होल्ड कर दिया एंड वो चला गया कहाँ पे,
उस फंक्शन के कॉलिंग पे या उस फंक्शन पे जो फंक्शन कॉल हुआ था। तो ये फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था तो वो यहाँ पे चला गया। अब वो सारे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक आपका मेन मेथड होल्ड पे है भाई, ठीक है। जैसे ही मेन मेथड खत्म हुआ एग्जीक्यूट होगा, इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली। ये जो भी रिटर्न हो रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा तो कोई बात नहीं, फंक्शन कॉल होकर खत्म हो गया। उसके बाद मेन मेथड की बारी आ गई, क्योंकि अब ये मेथड कॉल होकर खत्म हो गया तो अब मेन मेथड होल्ड जो था वो अब होल्ड से हट के एंड जो बाकी स्टेटमेंट्स होंगे वो यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन कॉलिंग। आई होप आप समझ पाए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। अब थोड़ा सा और इसको बनाते हैं, थोड़ा सा और कह सकते हो कि और थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट अनदर मेथड प्रिंट डेटा 1, ठीक है। एंड हम अगेन इसमें भी इंटीजर n ले लो एंड अगेन इसमें भी आप n को प्रिंट कर दो। एंड हम क्या करेंगे, इस प्रिंट डेटा n को हम यहाँ पे प्रिंट डेटा 1 नॉट n1 को हम यहाँ पे n-1 से कॉल कर लेते हैं। तो अब कहानी और समझ में आएगी आपको। अब क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है मेन, जावा ने इस मेन मेथड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया एंड पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये प्रिंट हुआ, देन उसको मिला फंक्शन कॉल। मतलब ये नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज अ फंक्शन कॉल। और अगर ये फंक्शन कॉल मिला तो वो इस फंक्शन के चला जाएगा विद द वैल्यू जो आपने पास किया। मतलब ये 5 जो आपने पास किया, ये 5 यहाँ पे पहुँच जाएगी n में। समझ गए मेरे बात? अभी n में पहुँच गए एंड जैसे ही फंक्शन कॉल स्टार्ट हुआ, ऑब्वियस बात है कि मेन मेथड जो चल रहा था वो एक्चुअली होल्ड ऑन हो गया, मतलब वो रुक गया स्टैक में, वो खत्म, एक्सिक्यूशन का खत्म नहीं हुआ तो वो अभी होल्ड हो गया। और यहाँ से एग्जीक्यूट होने लगा दूसरा मेथड, और दूसरे मेथड का पहले लाइन एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन जैसे ही ये तीसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई या दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई इस मेथड की, एक और फंक्शन कॉल हमें मिल गया। दैट मीन्स अभी तक ये होल्ड था ही, अब ये होल्ड भी हो गया, क्योंकि अब यहाँ से एक तीसरा फंक्शन कॉल हो गया। दैट मीन्स ये वाला फंक्शन यहाँ से ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। समझ गए मेरी बात? ये होता है मेन कहानी। अब तीसरा फंक्शन चल रहा, जैसे ही तीसरा फंक्शन खत्म होगा, जैसे ही एग्जैक्टली सारे स्टेटमेंट्स इसके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, खत्म हो गया ये फंक्शन, जावा जो इसे एग्जीक्यूट कर रहा था, जावा का मेन थ्रेड, वो क्या करेगा, इट विल एक्चुअली रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन। वो इस फंक्शन में आ जाएगा जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था, दैट मीन्स इस लाइन पे आ जाएगा। अगर कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा वैल्यू तो इस वाली लाइन की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो ये लाइन खत्म हो जाएगी एंड रेस्ट ऑफ द कोड चलेगा कॉलिंग फंक्शन का, जो फंक्शन कॉल कर रहा था। जैसे ये मेथड करेगा आगे खत्म होगा, अगेन ये मेथड जहाँ से कॉल हुआ था कंट्रोल हमारा वहाँ जाएगा, दैट मीन्स कंट्रोल हमारा नीचे जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ से वो मेथड कॉल हुआ था तो यहाँ पे कंट्रोल हमारा वापस आ जाएगा। एंड अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद फंक्शन कॉल यहाँ पे रिटर्न होकर आ जाएगी एंड बचे हुए लाइन्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे एंड देन फाइनली हमारा मेन मेथड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कुछ ऐसा समझे, इसको कुछ ऐसा समझते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमारे पास फंक्शन कई सारे फंक्शन कॉल हो रहे हैं। तो लेट्स सपोज, आप बात को समझते रहिएगा, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास 3 फंक्शन है, एक तो हमारा मेन फंक्शन है, ये हमारा मेन फंक्शन है, एंड हमारे पास एक प्रिंट डेटा नामक फंक्शन है, प्रिंट डेटा, और एक प्रिंट डेटा 1 है। दैट मीन्स 3 फंक्शन है हमारे पास। इसी तरह हो सकता है बहुत सारे फंक्शन, कोई गल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, कोई गल नहीं है, ठीक है। प्रिंट डेटा 1। अब ये जो मेन मेथड है ये कॉल कर रहा है इस फंक्शन को एंड ये जो कॉल कर रहा है इस फंक्शन को। अब होगा क्या, यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट होगी एंड उस स्टैक से हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलिंग को समझते हैं। ये है हमारी स्टैक, इस स्टैक से आप समझिएगा कॉलिंग को, दिस इज अ स्टैक, फंक्शन कॉलिंग स्टैक। तो इस स्टैक से आप चीज़ों को समझ सकते हो। स्टैक में क्या होगा, ये जो मेन थ्रेड है इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस मेन मेथड। तो होगा क्या, ये मेन मेथड को पुश कर दिया जाएगा आपके इस स्टैक में। दैट मीन्स ये वाला अभी फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, बाकी जो इसके वेरिएबल्स वगैरह होंगे वो स्टैक में डिक्लेयर हो जाएंगे। लोकल वेरिएबल्स वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है भाई, ठीक है। तो बेसिकली जब तक ये प्रोग्राम या फिर ये मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ये स्टैक में रहेगा, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, बीच में ही उसको यहाँ पे, अभी ख़त्म नहीं हुआ था, अभी कुछ लाइनें इसकी बची हैं, तो जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ से दूसरा फंक्शन कॉल हो गया। दैट मीन्स आधी लाइन इसकी बची है और आधी लाइन के बाद यहाँ पे नया फंक्शन कॉल हो चुका है, नया फंक्शन दैट इज प्रिंट डेटा कॉल हो चुका। तो प्रिंट डेटा को स्टैक में डाल दिया जाएगा, प्रिंट डेटा को स्टैक में डाल दिया जाएगा, ठीक है। यस, अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने लगेगा, दैट मीन्स यहाँ से ये फंक्शन एग्जीक्यूट हमारा होने लगेगा। अब जैसे यहाँ पे पहुँचा, अगेन
अभी ये फंक्शन खत्म ही नहीं हुआ था, और खत्म नहीं हुआ इसका मतलब इसको होल्ड करके दूसरा फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया गया, ये वाला फंक्शन। और जैसे वाला फंक्शन कॉल कर लिया गया, अगेन इसको भी पुश कर दिया गया कहाँ पे, इसको भी पुश कर दिया गया हमारे स्टैक में, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ भाई, ठीक है। प्रिंट डेटा 1 एंड ये फंक्शन यहाँ से ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होने लगा। ऐसे करके स्टैक में वो फंक्शन सारे आते जाएंगे जो कॉल हो रहे हैं। बात को समझ के मेरी बात। अब हो गया क्या, जैसे फाइनली फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, इसके अंदर कोई और दूसरा फंक्शन कॉल नहीं है, इट इज़ फिनिश्ड नाउ दिस फंक्शन ऑफ फिनिश्ड, ये हमारा फंक्शन इसकी कॉलिंग फिनिश हो चुकी है। तो जैसे ये फिनिश होगा, अब कंट्रोल ऑब्वियस ही बात है इस फंक्शन को यहाँ से पॉप कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब इसको हटा दिया गया। नाउ कंट्रोल वापस आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, तो बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही फंक्शन खत्म होगा इसको भी पॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर कंट्रोल वापस आ जाएगा, बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इसको भी पॉप कर दिया जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली अ मेन थिंग जो फंक्शन कॉलिंग को समझने के लिए ज़रूरी है, एंड दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग, नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग। आई थिंक आप समझ गए मेरी बात। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इसको डीबग करके भी हम समझ लेते हैं, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि हाउ इट वर्क्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, चलो यहाँ पे, एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लेट्स प्रिंट समथिंग लाइक, यहाँ पे एक ऐसा आउट देते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम एंड्स, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लगा दो एक डीबग पॉइंट एंड राइट क्लिक करके आप इसको डीबग कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, मेन मेथड 18वें लाइन पे हम रुके हुए हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लग गया। एंड इस समय तक हमारे पास एक वेरिएबल आर्क्स दिस वेरिएबल, तो अभी हम इस लाइन पे रुके हुए हैं, दैट मीन्स ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर आप कंसोल पे चेक करोगे यू विल फाइंड नथिंग, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं, इससे पहले तक सब एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे आप रुक गए हो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके, एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास, देखो यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है स्टेप ओवर, स्टेप इनटू, मतलब किसी फंक्शन के अंदर जा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं कहूँगा अभी तो जाना नहीं, अभी हम एक स्टेप ओवर करते हैं, दैट मीन्स इस लाइन से इस लाइन पे आते हैं, मतलब इस लाइन को एग्जीक्यूट करके नीचे वाली लाइन पे आते हैं। यस, तो अब हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, मतलब हमारे कंसोल पे प्रोग्राम स्टार्टेड आउटपुट आ चुका होगा। एक बार यहाँ पे जाओ तो प्रोग्राम स्टार्टेड आउटपुट आपको दिखेगा। यहाँ पे आ जाओ वापस। अब हम इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ स्टेप ओवर, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होकर नीचे आ जाएगी। लेकिन हम इस फंक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टेप इनटू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टेप इनटू पे क्लिक करोगे, दैट मीन्स जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई ना, ये वाली लाइन, यहाँ से आपका कंट्रोल देखो ऊपर चला गया है, ये देखो ब्लू दिख रहा है, मतलब इस फंक्शन को कॉल कर दिया गया। और यहाँ पे आप देखो तो आपका मेन अभी चल रहा है, ये स्टैक में है, बीच में ही यहाँ पे प्रिंट डेटा फंक्शन आ चुका है, दैट मीन्स ये कॉल होने लगा। और प्रिंट डेटा के वेरिएबल्स को देखें तो अभी तक इस लाइन से पहले हमें n5 मिल चुका है, क्योंकि n, ये देखो प्रिंट डेटा 5 से कॉल हुआ था, तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 है हमारे पास, ये देखो यहाँ भी दिखा रहा है n की वैल्यू 5 है हमारे पास। समझ गए मेरी बात। अब जैसे मैं अब इंटू नहीं करना है, अगर आप इंटू करोगे तो इसके अंदर चले जाओगे, तो मुझे जाना नहीं, मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना, तो मैं क्या करूँगा, स्टेप ओवर करूँगा। जैसे स्टेप ओवर करूँगा ये वाला फंक्शन भी हमारा कॉल हो जाएगा, ये वाला मैथड बेसिकली क्या करेगा, इस वाली लाइन को भी एग्जीक्यूट कर देगा। दैट मीन्स हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा n की वैल्यू, दैट इज 5 प्रिंट हो गया होगा। लेट मी वेरीफाई, यस 5 प्रिंट हो चुका है। वापस आ जाओ। अब क्या होगा, इस लाइन पे आप हो, बट अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुई लाइन, इससे पहले वाली सारी लाइनें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, यहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका। तो अब ये एक और फंक्शन कॉल है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन कॉल, हम क्या करेंगे, हम स्टेप इनटू जाएंगे, मतलब इसके अंदर जाएंगे, ये फंक्शन के अंदर घुसेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, स्टेप इनटू पे क्लिक करेंगे। यस, जैसे आप क्लिक करोगे दैट मीन्स आप यहाँ से चले गए इस पे प्रिंट डेटा 1 पे चले गए, और यहाँ पे आप देखो n की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब ऑब्वियस बात, अगर आप यहाँ पे देख लो तो स्टैक में अभी मेन होल्ड ऑन है, क्योंकि मेन से दूसरा फंक्शन कॉल होना स्टार्ट हो गया था, तो मेन को होल्ड कर दिया गया था। प्रिंट डेटा ये दूसरा फंक्शन है जो मेन से कॉल हुआ था, लेकिन यहाँ से भी एक दूसरा फंक्शन कॉल हो गया, प्रिंट डेटा 1। दैट मीन्स अभी ये भी होल्ड है, ये भी होल्ड है, ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। सो अब हम क्या करूँगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर से कोई भी दूसरा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करूँगा, ये फंक्शन, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा ये फंक्शन कॉल खत्म हो जाएगा। देखना
यस, ठीक है। सो हमारा प्रिंट 4 हो चुका होगा, अगर कंसोल पे देखूँ तो 4 प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है। सो अभी भी आई थिंक ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट हुई, 8 हुई, इसका मतलब अभी फंक्शन कॉल खत्म नहीं हुआ है। तो जैसे मैं अब करूँगा स्टेप ओवर, आप देखोगे ये वाला फंक्शन खत्म हो जाएगा और ये पॉप हो जाएगा स्टैक से। सो लेट मी वेरीफाई, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखो आपका ये मेथड खत्म हो चुका है एंड स्टैक से उसको हटा दिया गया। अब हमारे पास 2 फंक्शन और हैं, प्रिंट डेटा एंड मेन। दैट मीन्स सबसे ऊपर जो स्टैक में है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यस, ठीक है, आप देखो हमारे पास वो वाला फंक्शन भी खत्म हो चुका है। अब ऑब्वियस बात कॉल हमारे मेन मेथड में वापस आ चुकी है। दैट मीन्स यहाँ ये खत्म हो गया कॉल होके, इसके अंदर उतनी चीज़ें हुई जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास एक लाइन और बची है, प्रोग्राम एंड्स। तो इससे पहले तक का स्टेटमेंट सब चीज़ चल चुका है, अब हम 20वें लाइन पे हैं। तो जैसा मैं करूँगा यस, दैट मीन्स ये वाला आउटपुट भी आ चुका होगा, प्रोग्राम एंड्स। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखो हमारे पास प्रोग्राम एंड्स वाला आउटपुट भी आ चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक लाइन बची है, दैट इज़ 21। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, तीनों फंक्शन आपके स्टैक से एग्जीक्यूट होकर एक एक करके पॉप हो चुके हैं। तो दिस इज ए फंक्शन कॉल जो मैंने आपको समझाया स्टैक को यूज़ करके। आई थिंक फंक्शन कॉल आप समझ गए कि फंक्शन कॉल कैसे होती है एंड हाउ एक्चुअली स्टैक कैसे यूज़ होता है, स्टैक को कैसे यूज़ करते हैं फंक्शन कॉल करने के लिए। ठीक, सेम रिकर्शन में भी होगा, बट रिकर्शन को समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। एंड अगर आप ट्रस्ट में, अगर आपने इतना काम कर लिया तो रिकर्शन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन जब भी कोई फंक्शन खुद को कॉल कर लेता है अपने उसी फंक्शन के अंदर, सो दैट्स कॉल्ड रिकर्शन। अब वो ऑब्वियस बात, फंक्शन को खुद क्यों कॉल किया करेगा कोई? क्योंकि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, सेम तरीके की चीज़ें हैं और आप चाहते हो कि मैं बार बार फंक्शन को ना बनाऊँ। अब जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल देख लो, ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ये दोनों फंक्शन प्रिंट कर रहे हैं नंबर को, दोनों फंक्शन प्रिंट कर रहे हैं नंबर को। तो अब 2 प्रिंट फंक्शन क्यों बनाना हमें? हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना के उसको 2 बार कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप रिकर्शन में भी क्या होता है, हम फंक्शन को लिखते हैं, फंक्शन कुछ काम कर रहा होता है और उसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। मेथड कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मेथड कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड रिकर्शन। अब ऐसा क्यों करेंगे, ये देखो, हमारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम उस प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो सब प्रॉब्लम्स, हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमने क्या किया, हमने उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। लेट्स सपोज कि हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और इसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये है हमारा सब डिवीज़न, या S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, S6 है, S7 है। अब ये सारे जो सब पार्ट्स हैं वो एक जैसे लग रहे हैं कि भाई इनका जो सोल्यूशन है वो एक जैसा है, सिमिलर टाइप ऑफ सोल्यूशन है, सेम सोल्यूशन लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिकर्सन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और इसी फंक्शन के अंदर से इसको कॉल कर लेंगे, या उसी फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर लेंगे। बेसिकली एक फंक्शन के अंदर सोल्यूशन लिखेंगे और बार बार हम कोशिश करेंगे कि हम उसी फंक्शन को बार बार कॉल कर लें, सो दैट छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स एक जैसे जिसका सोल्यूशन था वो सॉल्व होके बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो जब भी हमारे पास कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो हम कोशिश करेंगे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें और उनका सोल्यूशन अगर एक जैसा है तो हम लिख सकते हैं फिर भाई क्या, रिकर्शन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखो आप यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 1 से लेके और 5 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट कॉपी दिस, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं और नाम दे दो मेन और रिकर्जन, ठीक है। एंड इसको भी हटा दो, मेन में भी जो लिखा हटा दो। एंड आई वांट कि हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्टेड लिख दिया मैंने। अब हम चाहते हैं कि हम 1 से n नंबर प्रिंट कर दें, 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर दें नंबर, या 5 से लेके पहले हम प्रिंट करते हैं 1 तक, 5 से लेके 1 तक प्रिंट करते हैं, पहले 5 प्रिंट हो जाए, फिर 4 प्रिंट हो जाए, फिर 3 प्रिंट हो जाए, फिर 2 प्रिंट हो जाए, फिर 1 प्रिंट हो जाए। अब अगर इसका सोल्यूशन देखो तो प्रिंट कर रहा है, हर एक स्टेट पे जाके हर एक नंबर पे जाके हमें प्रिंट करना है। तो हमें लग रहा है कि भाई 5 एक ही जैसी चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पे जाओ उसको प्रिंट कर दो, 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 यहाँ पे जाओ उसको प्रिंट कर दो। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, स्टैटिक वॉइड प्रिंट नम, और यहाँ पे नंबर ले लूँगा सपोज n, ठीक है। 5 भी ले सकते थे बट n ले लिया टू मेक इट जनरल, जिससे थोड़ा सा जनरल सोल्यूशन हम बना पाए, तो हमने n ले लिया। अब हम
सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन बंद कब होगा, दैट इज़ अ बेस कंडीशन। ठीक है, तो रिकर्शन में एक बेस कंडीशन होती है, बेस कंडीशन मतलब बार बार हम क्योंकि अंदर ही अंदर कॉल करने वाले हैं, तो अगर हम ये नहीं देखेंगे कि ये फंक्शन ख़त्म कब होगा, तो होगा क्या कि वो फंक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, बार बार रिकॉल होता रहेगा, दैट मीन्स इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। और इनफाइनाइट लूप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरी लीक हो सकती है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो आपका काम कैसे होगा। ठीक है, सो कभी कभी ये इनफाइनाइट लूप भी यूज़फुल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको घड़ी दिखानी, क्लॉक दिखाना है, तो वो तो इन्फाइनेटली क्लॉक है, तो वहाँ पे भी ये यूज़फुल होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बेस कंडीशन आपको देनी ही होती है कि ये फंक्शन एंड कब होगा, क्योंकि बार बार खुद कॉल करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तब तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। लेकिन हमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि व्हेन दिस फंक्शन विल टर्मिनेट्स, या कब खत्म हो जाएगा, उस कंडीशन को हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ये बेस कंडीशन क्या होती है एंड बेस कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेस कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट जो हमारा रिकर्शन होने वाला है, बार बार फंक्शन कॉलिंग होने वाली है, उसको हम रोक सकें। ठीक है, तो ये फंक्शन कब खत्म होगा, देखो हम 5 से शुरू करेंगे और जैसे ही 1 हो जाएगा हम फंक्शन को बंद कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही, खत्म 1 पे करना है। तो ये n की वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ भी हो, 5 6 7 8 कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1 के बाद या 1 से 0 पे ना पाए। ठीक है, सो मैं आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा सकते हो कि अगर n की वैल्यू, सपोज अगर n की वैल्यू 1 हो गई, तो आप 1 को प्रिंट करके फिर दोबारा मत कॉल करो, या फिर आप तब तक कॉल करो। दोनों तरफ से यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अगर इसकी वैल्यू 1 है तो आप सिंपली एस आउट 1 प्रिंट कर दो। अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं है तो आप एल्स में अब क्या प्रिंट करना भाई, अब आपको यहाँ पे बार बार इसी फंक्शन को कॉल करना है। दैट मीन्स क्योंकि यही फंक्शन n को प्रिंट कर रहा है, समझ गए मेरी बात। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो कि प्रिंट, एंड प्रिंट में आप n-1 पास कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप नॉर्मली आप पहले प्रिंट कर दो n को एंड देन आप n-1 से इस फंक्शन को कॉल कर लो। तो ये इस तरह से हम बनाते हैं एक्चुअली रिकर्शन। इसको अच्छे से समझो। सबसे पहले बेस कंडीशन आप समझ सकते हो कि बेस कंडीशन क्या है। बेस कंडीशन इज एक्चुअली जहाँ पे हमारा लूप खत्म होगा, मतलब फंक्शन दोबारा से अपने ही अंदर दूसरे खुद को नहीं कॉल करेगा। तो अगर n की वैल्यू होगी तो नॉर्मल हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। इसको भी हम और मतलब अच्छे तरीके से लिख सकते थे, बट अभी आप समझिए अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो हमने तो n प्रिंट किया, सपोज n की वैल्यू 5 थी तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये खुद ही अपने आप को कॉल कर लेगा किससे, n-1 मतलब 4 से कॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 आएगा, अब 4 भी अभी 1 नहीं है, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो फिर से यहाँ पे आएगा, फिर 4 को प्रिंट करेगा, अब 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये खुद अपने आप को कॉल कर लेगा n-1 मतलब 4-1 3 से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 3 आ जाएगा तो 3 भी 1 के बराबर नहीं होगा, दैट मीन्स ये कंडीशन बेस्ड कंडीशन फिर से ट्रू नहीं होगी। और उस केस में क्या होगा, फिर से यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा और ये कॉल हो जाएगा n-1 मतलब 3-1 2 से, और फिर से ये फंक्शन फिर से कॉल होगा 2 से, और 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं होगी। सो इन दिस केस फिर से ये वाला एल्स चलेगा और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 2। प्रिंट होने के बाद फिर से आप देखो यहाँ पे n-1 मतलब 2-1 1 से कॉल हो जाएगा, और 1 से जैसे कॉल होगा यहाँ पे 1 आएगा, और अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दैट मीन्स 1 इज डबल इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 1 प्रिंट हो जाएगा और दोबारा से फंक्शन कॉल नहीं होगा। इससे आप क्या समझ पाए कि लास्ट में जो वैल्यू आई हमने इस इफ़ की हेल्प से अवॉइड कर दिया कि वो दोबारा से खुद को कॉल कर सके। तो ये होता है बेस कंडीशन। अगर आप इसको रन करोगे, सो लेट मी कॉल, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड प्रिंट डेटा एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ 5, और अगर मैं रन करता हूँ विल सी, ये देखो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया 5 4 3 2 1। इस तरह से हमारा कॉलिंग हो गई। स्टैक में भी सेम यही होगा, क्योंकि अब पिछले अभी जो सेक्शन में समझा रहा था फंक्शन कॉलिंग का, इससे पहले उसमें हमने अलग अलग फंक्शंस बना के खुद से कॉलिंग की थी। यहाँ पे फंक्शन अपने आप को ही दोबारा कॉल कर रहा है, तो कॉलिंग तो फंक्शन की हो रही है। इसका मतलब अगर आपने पहला वाला सेक्शन देखा होगा जहाँ पे हम फंक्शन कॉलिंग समझ रहे थे, अगर आप वो समझ गए होगे तो ये चीज़ समझना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो वही है, बस कॉल 3-4 बार 5-6 बार 10 बार हो रहा है, फंक्शन के अंदर से फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन स्टैक तो वैसे ही बनेगी। दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो इसको समझने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे डीबग पॉइंट लगा दो आप। यस, डीबग पॉइंट से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो किसी भी कॉलिंग को। तो डीबग पॉइंट लगाया मैंने एंड देन हम डीबग कर देंगे एंड हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। मेन मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स जहाँ पे आपका
प्रोग्राम रुका है, डीबग करते वक्त जहाँ हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था वहाँ पे आपका प्रोग्राम रुक चुका है। अब जब प्रोग्राम आपका रुक चुका है उससे पहले की लाइनें सब एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। दैट मीन्स अभी अगर देखोगे इससे पहले तो ये वाली लाइन प्रिंट हो चुकी होगी, अगर आप यहाँ पे जाके देखो कंसोल पे ये वाली लाइन प्रिंट हो चुकी है। एंड आपके पास एक वेरिएबल है आर्क्स, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब हम जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, सो दिस इज अ फंक्शन कॉल। तो होगा क्या, 5 से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। दैट मीन्स हम चले जाएंगे यहाँ पे, प्रिंट नम कॉल हो जाएगा 5 से, ठीक है। सो इसको आप ऐसा समझ सकते हो, ट्री बना के भी समझ सकते हो, अलग अलग समझने के तरीके हैं, तो इसको साथ में ऐसे भी समझते रहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंट वाला फंक्शन कॉल होगा, हाँ प्रिंट, सबसे पहले प्रिंट नम कॉल होगा और 5 से इससे कॉल होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा आप समझना चाहो वैसा समझ लो। तो मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ और नेक्स्ट पे मैं क्या करूँगा, हम स्टेप इनटू कर देंगे सो दैट हम देख सकें कि इसके अंदर भी कैसे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टेप इनटू, ये देखिए। तो अब क्या होगा, n = 5 है और n से फंक्शन कॉल हो चुका है। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर मैं फिर से चलता हूँ स्टेप ओवर, तो आप देखोगे ये कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पे एल्स में आ गया, और एल्स में आ गया तो ये क्या करेगा, 5 को प्रिंट करेगा। सबसे पहले मैं यस करूँगा, आप देखोगे 5 प्रिंट हो चुका है। दैट मीन्स 5 हमारा प्रिंट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अब अभी इससे पहले जो ब्लू कलर की लाइन है, इससे पहले की सारी लाइनें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। दैट मीन्स 5 प्रिंट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 प्रिंट हो चुका है ये, ठीक है। सो अगर मैं देखूँ तो इस फंक्शन ने एक 5 को प्रिंट कर दिया है, ये 5 प्रिंट हो चुका है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है इस फंक्शन का, ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट, ये क्या करेगा, इट विल कॉल अनदर फंक्शन। अनदर मतलब फंक्शन तो यही है बट अपने ही अंदर से फंक्शन कॉल होगा। अगर हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन होता तो दूसरा फंक्शन कॉल होता, बट ये खुद ही को कॉल कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे, ये देखो मेन चला था, मेन ने इस वाले फंक्शन को कॉल किया था n5 से, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ना, n 5 है तो n-1 मतलब खुद से ये कॉल हो जाएगा n-1 4 से, मतलब n की वैल्यू 5 है तो n-1 मतलब 5-1 4 से कॉल हो जाएगा। सो मैं इस फंक्शन के अंदर भी जाना चाहूँगा। सो लेट्स गो टू इनसाइड दिस फंक्शन। तो हम स्टेप इनटू कर देंगे, यस, आप देखोगे एक फंक्शन और कॉल हो गया और ये कॉल हुआ n4। मतलब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करता हूँ, तो अगर आप देखो तो स्ट्री के माध्यम से प्रिंट नम कॉल हो रहा है 4 से, समझ गए। अब जो प्रोसेस इसके लिए हुआ था वही प्रोसेस इस 4 के लिए भी होगा। दैट मीन्स ये पहला स्टेटमेंट क्या करेगा, एस आउट करेगा और ये एस आउट में 4 n की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से 4 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये n यहाँ आ रहा ना, यहाँ भी n आ रहा था, तो 4 को प्रिंट करेगा। अब 4 को ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इफ़ कंडीशन अभी भी फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू भी क्या है 4 है, समझ गए मेरी बात। तो ये अभी भी फॉल्स नहीं होगी, और अगर अभी भी ये ट्रू नहीं होगी, फॉल्स तो ऑलरेडी है भाई, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, तो ये अभी भी ट्रू नहीं होगी, और ट्रू नहीं होगी तो कंडीशन अभी भी नहीं चलेगी। और अगेन एल्स में आएगा कंट्रोल, अगर जाके आप चेक कर लो, यस, आप देखोगे यहाँ अगेन फिर से क्या हुआ, इस फंक्शन ने ये प्रिंट नम ने 4 से जो कॉल हुआ था उसने n की वैल्यू प्रिंट की होगी। दैट मीन्स ये देखो 4 प्रिंट हो चुका है। एंड अब फिर से ये क्या कॉल करेगा, अब देखोगे n-1 मतलब n की वैल्यू 4 है, -1 मतलब 3 से कॉल हो जाएगा अगेन। तो मैं कहूँगा फिर से मैं इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यस, आप देखो फिर से यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया और इस बार n की वैल्यू 3 है। दैट मीन्स अगर मैं फिर से दिखाऊँ आपको रिप्रेजेंटेशन, तो ये ट्री ऐसे बनता जाएगा, ठीक है, ये चीज़ चल चुकी है। एंड इस बार प्रिंट नम ने क्या किया, यहाँ पे 3 से फंक्शन कॉल कर लिया, तो ये फिर से क्या करेगा, 3 को प्रिंट कर देगा। एंड अगेन अब मैं ट्री बना सकता हूँ आपको, प्रिंट नम 2 से कॉल हो जाएगा, 2 से कॉल हो जाएगा। अब 2 क्या करेगा भाई, ऑब्वियस ही बात है, फिर से ये 2 को प्रिंट कर देगा, 2 को प्रिंट कर देगा, और ये प्रिंट नम 1 से कॉल हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में क्या होगा, आपकी बेस कंडीशन मैच कर जाएगी, ठीक है। सो मतलब बेस कंडीशन एक्चुअली ट्रू हो जाएगी, तो बेस कंडीशन आपकी हो जाएगी ट्रू, और जैसे ही बेस कंडीशन ट्रू होगी दैट मीन्स कि अब दोबारा कॉलिंग नहीं होगी, और ये डायरेक्टली 1 को प्रिंट करके और कहानी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 को तो प्रिंट करेगा बट कहानी ख़त्म हो चुकी होगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये ऐसे चला है, पहले ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट होगा। अब क्या होगा, देखो मैं पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद डीबग वाला हम आउटपुट करके फटाफट देख लेंगे। अब क्या होगा कि ये फंक्शन अब इस वाले
इस वाले कह सकते हो कॉल में ये वाला फंक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 1 को प्रिंट करने के बाद दोबारा से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन इसका खत्म हो जाएगा और ये यहाँ से वापस जाएगा, क्योंकि ये सारे फंक्शन वेट कर रहे थे कि हमारे अंदर से जो फंक्शन कॉल हुआ था वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए। और वैसे बाद स्टैक जो बन रही होगी उसमें टॉप पे जो होगा वो ये होगा, ये टॉप पे होगा, तो जैसे ये पॉप होगा उसके नीचे वाला ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। ये फंक्शन इसके ऑब्वियस बात, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। एंड ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो ये भी फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन ये प्रिंट ऑफ 3 भी कोई स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है तो ये भी फंक्शन खत्म हो जाएगा, ये वापस कंट्रोल आ जाएगा। एंड स्टैक से एक एक वैल्यू एक एक फंक्शंस खत्म होते जाएंगे, पॉप होते जाएंगे, एंड ये भी फंक्शन एक्सक्यूशन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगे। देन फाइनली ये खत्म हो जाएगा एंड देन फाइनली हमारा मेन खत्म हो जाएगा जहाँ से ये फंक्शंस कॉल हो रहे थे, ये भी फिनिश एक्सक्यूशन और हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड, प्रोग्राम एंड हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगा जो आपने प्रिंट किया होगा वो सारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये है एक ट्री रिप्रेजेंटेशन, ऐसा बोल सकते हैं रिकर्शन ट्रेसिंग भी है, ठीक है। लेफ्ट वाली चीज़ें पहले चलती हैं, ये सब चीज़ें पहले चल गई, 5 4 3 2 1 प्रिंट हो चुका, फिर राइट की चीज़ें चली। अब यहाँ पे कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, बट आपको समझने की बात यह है कि अगर कोई वैल्यू फंक्शन रिटर्न भी कर रहा होता तो आप यहाँ पे वैल्यू ले जाते। सपोज ये वैल्यू 5 रिटर्न कर रहा होता है फंक्शन, तो 5 यहाँ जाता है इसकी जगह पे, फिर ये जो रिटर्न करेगा यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पे, फिर ये रिटर्न करेगा वो इसकी जगह पे आ जाएगा, फिर ये रिटर्न करेगा उसको इसकी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से काम होगा हमारा, ठीक है। सो मैं आपको समझाता हूँ अब। तो हमारे पास 1 2 3 फंक्शन कॉल हो चुके हैं, मतलब बेसिकली फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब हम यहाँ पे हैं, आगे बढ़ो। तो फिर से कंडीशन ट्रू नहीं हुई भाई, बेस कंडीशन, क्योंकि अभी इनकी वैल्यू 3 थी। फिर से 3 प्रिंट होगा एंड आप यहाँ पे आके देखो 3 प्रिंट हुआ। फिर से यहाँ पे आएंगे एंड फिर से हम फंक्शन के अंदर चलेंगे। सो लेट्स गो टू स्टेप इनटू, यस। अब n 2 हुआ, अभी भी ये कंडीशन फॉल्स है एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो ऑब्वियस बात एल्स में आ जाएगा और एल्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हम 2 प्रिंट कर देंगे, n को प्रिंट कर देंगे, n की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, आप देखोगे यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्वियस बात फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं बस आपको बेस कंडीशन दिखाना चाह रहा हूँ। तो जैसे यहाँ जाओगे, इस बार फंक्शन कॉल हुआ n से, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि n की वैल्यू 1 है, और जब n की वैल्यू 1 है तो 1 बराबर हो गया 1 से, दैट मीन्स अब बेस कंडीशन मैच कर गई है। और बेस कंडीशन अगर मैच कर गई है इसका मतलब अब हमारा ये इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा, इसीलिए ये हाईलाइट हो गया और ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, बेसिकली ये फेडेड टाइप का आ रहा है। तो अब ये 1 प्रिंट हो जाएगा एंड जब 1 प्रिंट हो जाएगा तो दोबारा से फंक्शन कॉल नहीं होगा, दैट मीन्स ये वाला फंक्शन, सबसे ऊपर वाला फंक्शन प्रिंट ऑफ दिस या प्रिंट ऑफ जो 1 के साथ प्रिंट हुआ था वो फंक्शन खत्म होगा पहले, फिर उसके बाद ये फंक्शन खत्म होगा। ऐसे करके सारे फंक्शंस, ये स्टैक इसको समझ लो ऐसे, ये दिस इज अ स्टैक, आप समझ लो ये स्टैक हमारी बनी है फंक्शन कॉलिंग की। तो सबसे पहले ये खत्म होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे मैंने आपको ट्री में भी समझाया था। सो लेट्स डू, आ जाओ भाई यहाँ पे। तो हम खत्म करते हैं सबसे पहले इसको, तो यस एंड यस, अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये लाइन 16 लाइन बची हुई है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यस देखो फटाफट सब खत्म हो गए। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने नहीं किया, डायरेक्टली मैंने स्टेप ओवर कर दिया, सारा खत्म हो जाएगा, बट आउटपुट आपका यहाँ पे आ चुका है, समझ गए। तो इस तरह से आपको काम करना और समझना है। सो दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। आप रिकर्सन को ऐसा समझोगे, ऐसा करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। आई होप आपको रिकर्सन समझ में आया हो। एंड रिकर्सन में यही 2 3 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, व्हेन द मेथड कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, खुद को खुद से कॉल कर रहा है तो दैट इज़ अ रिकर्शन। और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं रिकर्शन से, इंपॉर्टेंट है। बट इंपॉर्टेंट बात है रिकर्शन में 2 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भैया सबसे पहली चीज़ आपको कब यूज़ करना है रिकर्शन आपको तब यूज़ करना है जब आपके पास बड़ी प्रॉब्लम है, और बड़ी प्रॉब्लम आपको डिवाइड कर दो स्मॉलर सब टास्क में जो कि सेम टाइप के हों, ठीक है। एंड 1 2 चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, आपको हमेशा बेस कंडीशन आइडेंटिफाई करना है, ये वाला बेस कंडीशन आइडेंटिफाई करना है कि रिकर्सन कब रुकेगा। क्योंकि अगर आपने बेस कंडीशन सही से नहीं लगाई या फिर अगर आपने बेस कंडीशन मेंटेन नहीं की अच्छे से, तो इनफाइनाइट लूप में हमारा रिकर्सन चला जाएगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा, मेमोरी लीक्स हो जाएंगी, मेमोरी स्टैक की फुल हो जाएगी, ऐसा करके प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इन प्रॉब्लम्स का आपको ध्यान देना होगा।
रिकर्सिव केस भी आप अच्छे से ध्यान दो भाई, ये रिकर्सिव केस होता है, ठीक है, दिस अ बेस कंडीशन या बेस केस एंड दिस अ रिकर्सिव केस, तो इसको भी आपको अच्छे से लिखना होता है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टैक की हेल्प से समझा दिया कि कैसे रिकर्शन कॉल होता है, स्टैक एंड नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग भी आपको समझ में आएगा, रिकर्शन कॉलिंग भी समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ प्रोग्राम्स करेंगे एंड समझेंगे, डीबग के थ्रू समझेंगे एंड आपको और समझ में आएगा अगर आप डीबग के थ्रू समझोगे, जैसे फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फेबनॉकी सीरीज़ या फेबनॉकी सीक्वेंस कैसे बनाते हैं एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स। ओके, सो इस वीडियो के अंदर इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। एंड हाँ यार, अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने डाल दिए। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।